हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे मेटाबॉलिक डिजीज़। मेटाबॉलिक डिजीज़ मतलब चयापचयी। ठीक है, मेटाबॉलिक डिजीज़ को हिंदी में चयापचयी बोलते हैं। तो डायबिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। मेटाबॉलिक डिजीज़ में आपका जो एक कॉमन जो डिसऑर्डर है वो है डायबिटिक। डायबिटीज़ की जब हम बात करेंगे तो देखिए, यह एक ऐसा रोग है जिसमें मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट का चयापचय प्रभावित होता है। चयापचय मतलब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है इसमें, प्रभावित होता है आपका। यह इंसुलिन की कमी के कारण उत्पन्न होने वाला रोग है। इसमें पैनक्रियाज की विशिष्ट सेल द्वारा कम मात्रा में इंसुलिन स्रावित होता है। यह बिल्कुल स्रावित नहीं होता है, या तो कम स्रावित होता है या स्रावित होता ही नहीं है। ठीक, इंसुलिन की कमी के कारण कार्बोहाइड्रेट के चयापचय सही प्रकार से नहीं होता है, जिसके कारण पाने के कारण ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है एवं मूत्र से ग्लूकोज उत्सर्जन होने लगता है तथा अधिक मूत्र विसर्जित होने लगता है। इसको हम क्या बोलते हैं, डायबिटिक। डायबिटिक किसका डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जो मेटाबॉलिज्म के खराब होने की वजह से होता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो मधुमेह, और क्या बोलेंगे इसे, मधुमेह। मधुमेह जो है वो एक ऐसी बीमारी है जो अग्नाशय मतलब पैनक्रियास से इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देती है। और जब इंसुलिन की कमी होने के कारण ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो आपको यूरिन ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, आपको ज़्यादा टाइम यूरिन आना शुरू हो जाता है। ग्लूकोज मूत्र के साथ साथ वो बाहर भी निकलने लगता है। ठीक, मधुमेह इंसुलिन हार्मोन की कमी या शरीर द्वारा इसके प्रति रेसिस्टेंस होने के कारण होने वाला रोग है। मतलब या तो रेसिस्टेंस होगा जो आपका हार्मोन है, या इंसुलिन की कमी होगी, या इंसुलिन बहुत ज़्यादा आपके यूरिन में पास आउट होगा। ठीक, इसको हम बोलेंगे डायबिटिक, और हिंदी में बोलेंगे मधुमेह। और ये जो डिसऑर्डर, ये मेटाबॉलिक डिजीज़ का डिसऑर्डर है, आपका सेक्शन सी का है, ये आपकी डेफिनेशन है। इसके बाद बात करेंगे हम इसके कॉजेज़ की। तो देखिए, कॉजेज़ में देखिए, सबसे पहले एज फैक्टर आपका होगा। 50 ईयर से अधिक उम्र के डायबिटिक होने की संभावना ज़्यादा होती है। उसमें पैनक्रियाज जो है वो स्लो काम करने लगती है। ठीक, इसके बाद आप जो है इसमें क्या होने लगता है कि डायबिटीज़ जो है वो संभावित बढ़ जाती है ज़्यादा मीठा खाने से। 50 की एज में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके बाद देखिए जेंडर, तो मेल और फीमेल सामान्य रूप से प्रभावित होते हैं। जैसे मेल में फंक्शन होता है वैसे ही फीमेल में भी होता है। ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं है कि मेल में ज़्यादा होता है या फीमेल में ज़्यादा होता है, दोनों में बराबर ही होता है। हेरिडिटरी की बात करेंगे, डायबिटीज़ का यह मेन कारण होता है। बसानुगत मतलब जेनेटिक। हेरिडिटरी, अगर किसी के पेरेंट्स को जेनेटिक बीमारी है डायबिटिक की तो उसके बच्चों को भी उतने ही होने के चांसेस होते हैं। इसके बाद नॉन एक्टिव लाइफ स्टाइल, आपका लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है, आलसी जीवन शैली जी रहे हैं, इस प्रकार की जीवन शैली वाले व्यक्तियों को भी डायबिटीज़ अक्सर हो जाता है। इसके बाद आप देखेंगे इसमें मोटापा। ठीक, मोटापा भी एक बहुत बड़ा कारण है डायबिटीज़ होने का, यह भी डायबिटीज़ होने का मेन कारण है। कुपोषण, इसमें भी डायबिटीज़ हो सकता है। मालनरिश्ड जिसको बोलते हैं, टेंशन, मेडिसिन एंड ड्रग्स एंड इन्फेक्शन। अगर आप कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जिसमें आपका इंक्रीज ज़्यादा हो रहा है इंसुलिन, या नहीं हो रहा है इंसुलिन, तो भी आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। टेंशन से भी आपको डायबिटीज़ होती है। और अगर आप कुछ ज़्यादा अमाउंट में ड्रग या कोई नशे वाली दवाई या स्मोक करते हैं या अल्कोहल लेते हैं तो उनको भी ये इंसुलिन जो है वो सिक्रीट होना कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको डायबिटिक की प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। ठीक, ये क्या थी आपकी एटियोलॉजी या फिर कॉजेज़। और कॉजेज़ की बात करेंगे तो देखिए, आप जो ड्रग लेंगे, जो इसमें मेडिसिन एंड ड्रग है, इसमें आप थायराइड, डायूरेटिक्स, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स या एड्रिनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स अगर कोई ड्रग लेते हैं तो वो ज़्यादा अगर मात्रा में आप ले लेते हैं तो उसमें आपके इंसुलिन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डायबिटिक की। तो ये दो प्रकार का होता है। जो टाइप्स होते हैं आपके, ये दो प्रकार के होते हैं। टाइप फर्स्ट डायबिटिक इंसुलिन डिपेंडेंट, और टाइप सेकंड डायबिटिक नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। इंसुलिन डिपेंडेंट जो फर्स्ट टाइप होता है उसे प्रकार 1 मधुमेह बोलते हैं, और जो सेकंड टाइप होता है उसे प्रकार 2 मधुमेह बोला जाता है। अगर हम टाइप 1 की बात करें, देखिए फर्स्ट डायबिटिक इंसुलिन की बात करेंगे टाइप 1 की,
तो इसमें टाइप फर्स्ट डायबिटिक में इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन नहीं होता है। इसमें रोगी को बाहर से इंसुलिन द्वारा इंसुलिन लेना होता है। यह मुख्यतः 35 वर्ष से कम उम्र वाले व्यक्तियों में देखने को मिलता है। इसमें आपका बॉडी जो है बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बनाएगी, आपको इंसुलिन पूरा का पूरा बाहर से लेना होगा और ये कम एज वालों में ज़्यादा देखने को मिलता है। इस मधुमेह का कारण इंसुलिन हार्मोन की कमी ही होता है। इस कारण से इंसुलिन सांद्रता आधारित मधुमेह है, जिसको हम IDDM बोलते हैं। ठीक है, IDDM का मतलब है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस। IDDM इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस। यह शरीर में इंसुलिन की मात्रा सामान्य हो जाती है तो मधुमेह समाप्त हो जाता है, जबकि इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। यह प्रायः 30 वर्ष या 35 वर्ष से कम उम्र वाले लोगों को होता है। तो इसमें IDDM होता है। IDDM इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस को कहते हैं। यह 35 साल से कम उम्र वाले बच्चों को होता है, एडल्ट को होता है। इसमें इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बनता है, उसको इंसुलिन बाहर से लेना पड़ता है इंजेक्शन के रूप में या टैबलेट के फॉर्म के रूप में। अब सेकंड टाइप की बात करेंगे हम, टाइप सेकंड डायबिटिक मेलाइटस। तो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक होते हैं ये। टाइप सेकंड में इंसुलिन हार्मोन का स्राव तो होता है परंतु उसका प्रभावित उपयोग नहीं हो पाता है। यह मुख्यतः 35 वर्ष से अधिक व्यक्ति के जो होते हैं उन लोगों में देखने को मिलता है। ठीक है, कौन सा? टाइप सेकंड। टाइप सेकंड की बात करें तो इसमें शरीर में इंसुलिन की मात्रा प्रायः सामान्यतः होती है, मतलब इसमें इंसुलिन जो है वो प्रेजेंट तो होता है, पर जो है शरीर की कोशिकाएं जो होती हैं वो उसके प्रति संवेदनशील होती हैं। संवेदनशील मतलब सेंसिटिविटी होती है। ठीक है, सेंसिटिविटी होती है उनमें, इनकी कोशिकाएं जो है उसको ग्रहण नहीं करती, उसको रेसिस्टेंस नहीं करती हैं, जिसके कारण ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट का चयापचय जो होता है वो अनियंत्रित हो जाता है। ठीक है, वो गड़बड़ हो जाता है और ये मोस्टली जो होता है वो 35 से 40 वर्ष की उम्र वाले लोगों में या 50 वर्ष की उम्र वाले लोगों में देखने को मिलता है। इस प्रकार से मधुमेह में शरीर में इंसुलिन की मात्रा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण इसे इंसुलिन निर्धारित मधुमेह या NIDDM, इसको हम क्या बोले थे? IDDM। ठीक है, IDDM मतलब इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस, और इसको हम बोलेंगे NIDDM। क्या बोलेंगे? NIDDM। NIDDM का मतलब होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस, NIDDM। ठीक, इसके बाद जो बात करेंगे हम इसके साइनम सिम्टम के बारे में। तो देखिए इसके साइनम सिम्टम क्या होंगे। तो अधिक प्यास लगेगी, इसमें जो डायबिटिक वाले मरीज होते हैं उनमें अधिक प्यास लगती है, अधिक भूख लगेगी, वजन में कमी आएगी, थकावट होगी, घाव भरने में देरी होगी, सूजन आ सकती है आपकी बॉडी पे, डिहाइड्रेशन हो सकता है, देखने में धुंधलापन हो सकता है, आपकी आई साइट जो है वो वीक हो सकती है, कमजोरी आ सकती है और अधिक मूत्र आना, ये इसका मेन सिम्टम है। ये क्या है? इसके साइनम सिम्टम्स हैं। अगर आप डायबिटिक मेलाइटिस आपको हो रहा है तो ये सारी चीज़ें आपको होने के चांसेस रहते हैं। इसके बाद देखिए हाइपोग्लाइसीमिया होगा आपको। ठीक है, इसके बाद जो है आपको क्या होगा? हाइपोग्लाइसीमिया होगा, नोक्चूरिया होगा। नोक्चूरिया क्या होता है? नोक्चूरिया रात्रि में अधिक पेशाब आएगा। ठीक है, रात के समय पे ज़्यादा पेशाब आएगा। इसके बाद फटीक होगा, आपको थकान होगा जो ऑलरेडी इसमें है। ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया होगा, ग्लूकोज की मात्रा आपके मूत्र में ज़्यादा से ज़्यादा जाएगी। ठीक, इसके बाद आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है आपको। ठीक है, मेटाबॉलिक कीटोएसिडोसिस होगा। इसका मतलब है चयापचय जो है वो आपका सही से नहीं हो पाएगा। मूत्र से सकरा निकलेगी। ठीक है, मूत्र से क्या निकलेगी? सकरा। सकरा मतलब आपके यूरिन में ग्लूकोज आएगा। ठीक है, इसके बाद आपकी किडनी का रोग होने के चांसेस रहेंगे, आपको किडनी इन्फेक्टेड हो सकती है, नोजिया हो सकता है, रिकरेंट इन्फेक्शन हो सकता है। रिकरेंट इन्फेक्शन बोलते हैं जो एक ही इन्फेक्शन बार बार हो, जैसे UTI है। ठीक है, डायबिटिक वाले मरीज को UTI बहुत जल्दी होता है, तो अगर उसको UTI बार बार हो रहा है उसको रिकरेंट बोलेंगे। इसके बाद देखिए पोस्चुरल हाइपोटेंशन होगा। ठीक है, हल्का आपको BP की शिकायत उसमें रहेगी। डिलेड हीलिंग और गैंग्रीन की शिकायत भी आपको उसमें देखने को मिल सकती है। डिलेड हीलिंग और गैंग्रीन मतलब आपको कहीं पे घाव बन गया या कहीं पे आपको चोट लग गई है तो उसके भरने के जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो होगी, बहुत धीरे धीरे आपको वो होगा। इसके कॉम्प्लिकेशन की बात करेंगे तो देखिए कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा? हाइपोग्लाइसीमिया होगा, हाइपरग्लाइसीमिया होगा। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब आपके ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा है वो ज़्यादा होगी। हाइपरग्लाइसीमिया होगा या कम होगी। ठीक, इन्फेक्शन होगा, न्यूरोपैथी होगा।
नर्व डिजीज़, ठीक है, नर्व की अगर कोई डिजीज़ है तो उसको, या गुर्दे में अगर कोई कमी आ रही है तो वो आपको डायबिटिक होने की वजह से हो सकता है। रेटिनोपैथी होगा, आँखों की डिजीज़ होगी, ठीक है। रेटिनोपैथी का मतलब होता है कि आपके रेटिना में किसी प्रकार की विकृति आना। नेफ्रॉन डिजीज़ होगा, ठीक, नेफ्रॉन होता है मतलब गुर्दे के विकार, मतलब आपके किडनी से रिलेटेड, किडनी में नेफ्रॉन पाए जाते हैं तो आपकी किडनी से रिलेटेड कोई भी बीमारी वहाँ पे हो सकती है। डाइट क्या लेनी है, देखिए डायबिटिक वाले पेशेंट को भोजन नियमित समय पर करना है। सबसे पहली बात, आपको एक ही टाइम पर क्या करना है, भोजन करना है। भोजन में सब्जियाँ, ठीक, फल, सलाद पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। हर प्रकार का भोजन आपको उसमें करना है। खाने में करेला और मेथी का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना है, वो आपके इंसुलिन बनने में हेल्प करेगा और मेटाबॉलिज्म सिस्टम को सही करेगा, ठीक। इसके बाद देखिए इसका मैनेजमेंट क्या होंगे। मैनेजमेंट की जब हम बात करेंगे तो वज़न को नियंत्रित रखना है आपको, वज़न को कम नहीं होने देना, बहुत ज़्यादा नहीं होने देना। बहुत ज़्यादा अगर वज़न है तब आपको डायबिटिक होने के चांसेस हो सकते हैं, और अगर आपको डायबिट हो गई तो आपका वज़न एकदम से लॉस हो सकता है। ब्लड शुगर समय समय पर चेक कराते रहेंगे, ब्लड शुगर लेवल सामान्य रखेंगे, तनाव से दूर रहेंगे, डेली व्यायाम करेंगे, धूम्रपान एवं मदिरा पान करेंगे, बीपी एवं कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखेंगे, डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवाइयाँ लेंगे, भोजन नियमित समय पर करेंगे, डेली एक ही समय पर करेंगे, खाने पर नियंत्रण रखेंगे। खाने पर नियंत्रण से मतलब है कि आपको ज़्यादा मीठा, ज़्यादा शुगर इनहेल नहीं करना है, ठीक, ये आपको करना है। इसके बाद जो है आप देखिए डायबिटिक मेडिकेशन कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। अगर आपको डायबिटिक है तो उसमें आप कौन कौन सी दवाइयाँ लेंगे, तो इंसुलिन थेरेपी लेंगे, जो आपको इंसुलिन थेरेपी एक इंजेक्शन आते हैं वो आपको लेना होता है, ठीक है, यूनिट के अकॉर्डिंग। उसके बाद सल्फोनाइल यूरिया ग्रुप के मेडिसिन लेंगे, हेलोजोलेमाइड की ग्रुप की मेडिसिन लेंगे, क्लोरापोरोमाइड की मेडिसिन लेंगे, ठीक है, बिग वैनिडाइन ग्रुप की मेडिसिन लेंगे, जैसे कि आपका मेटाफार्मिन है, ठीक, मेटफॉर्मिन है, ठीक है, फैनफार्मिन है, अदर मेडिसिन जैसे ग्लूकोमेनानोन है, ठीक, ग्वारकोंड है, तो ये सारी मेडिसिन आप उसमें लेंगे। उसके बाद क्लिंगाजाइड है आपका, ग्लिपिजाइड है आपका, ठीक। इसके बाद आपको टोलब्यूटेमाइड भी ले सकते हैं आप, ठीक है, फिनफॉर्मिन भी ले सकते हैं आप, ये मेडिसिन भी आप इसके अलावा इसमें ले सकते हैं। इसके बाद देखिए गैंग्रीन होने पर स्किन इन डायबिटिक, स्किन कैसी हो जाती है, स्किन की बात करेंगे तो त्वचा शरीर की एक सुरक्षा आवरण के रूप में कार्य करती है। यह शरीर को चोट एवं बीमारियों से बचाती है, ठीक है। स्किन केयर अगर आप करेंगे डायबिटिक वाले पेशेंट की, तो वो त्वचा को क्या करेगी, सुरक्षित एक इन्वायरमेंट देगी, और क्या करेगी, यह शरीर की चोट, मतलब अगर कोई चोट लगी है उस बीमारी से भी बचाती है। अगर कोई उसको इन्फेक्शन लगने वाला होगा तो उस इन्फेक्शन से भी ये उसको प्रोटेक्ट करेगी। और क्या करेगी, देखिए डायबिटिक की यदि त्वचा में खरोच, कटाव या फोड़े या बैड सोर हो जाते हैं तो तुरंत उसकी देखभाल और उपचार करना चाहिए, नहीं तो फिर वो आसानी से ठीक नहीं होते हैं अगर वो ज़्यादा डीप हो जाएं। डायबिटिक पेशेंट में ऐसी समस्याओं को ठीक होने में समय लगता है, इसलिए त्वचा का पहले से ध्यान रखें और खरोच, कटाव, फोड़े, फुंसियाँ या बैड सोर से पहले ही बचाव कर लें, मतलब कि उनको होने ही ना दें। अगर आपको डायबिटिक की बीमारी है तो आप इस तरीके की कोई भी बीमारी को होने से बचें, ठीक। इसके बाद देखिए, उसके बाद आप क्या करेंगे कि फुट केयर कैसे करेंगे डायबिटिक वाले पेशेंट की, ठीक है। अगर उसके पैर में चोट लगी है तो उसकी केयर करेंगे, तो कैसे करेंगे, नियमित रूप से पैरों को धोएं एवं सुखा लें, जूते एवं मोजों का सावधानी पूर्वक प्रयोग करना चाहिए, जूते साफ एवं स्वच्छ रखने चाहिए, साफ जूते रखने हैं आपको, गंदे नहीं रखने हैं। जूतों की फिटिंग ठीक होनी चाहिए, क्योंकि टाइट जूता होगा तो वो आपके पैर में चोट करेगा, ठीक है, उसकी रगड़ से जो है वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे घाव बनेगा और वो घाव फिर आसानी से ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपको क्या है, डायबिटिक की प्रॉब्लम है। इसके बाद देखिए पैरों में खरोच या घाव होने पर आप से बचें, डायबिटिक पेशेंट को नंगे पैर नहीं चलना चाहिए, फुट्स को गंदगी, नमी, कीचड़ और पसीने से बचाना चाहिए। डायबिटिक पेशेंट को गीले पैर नहीं रखने चाहिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी को ड्राई रखना चाहिए। ये आप इसकी फुट केयर में करेंगे, किसकी फुट केयर में करेंगे, डायबिटिक वाले पेशेंट की फुट केयर में करेंगे। इसके बाद देखिए यूरिन टेस्ट फॉर डायबिटिक, यूरिन टेस्ट कैसे करते हैं डायबिटिक, तो मूत्र की जांच ग्लूकोज एवं कीटोन की उपस्थिति को पता लगाने के लिए किया जाता है। यह जांच दो प्रकार से होता है, कैसे कैसे होता है, एक तो बेनेडिक्ट टेस्ट से होता है और एक यूरिस्टिक टेस्ट से होता है, ठीक। तो एक तो बेनेडिक्ट टेस्ट से होता है, एक यूरिस्टिक टेस्ट से ये आपका होता है। इसके बाद देखिए नॉर्मल वैल्यू क्या होती है ब्लड शुगर की,
तो नॉर्मल वैल्यू जो होती है वो खाली पेट होती है 7 से 110 मिलीग्राम पर DL, आपका नॉर्मल ब्लड शुगर होता है खाली पेट। खाना खाने के बाद जो होता है वो 100 से 140 मिलीग्राम पर DL, ये क्या है, खाना खाने के बाद का ब्लड शुगर आपका है, इतना है तो आपका नॉर्मल है। और एडल्ट का कितना होगा, 70 से 140 मिलीग्राम पर DL, ये एडल्ट का देखा जा, ये सारा एडल्ट का ही है, ये खाना खाने के बाद का है, ये खाना खाने के पहले का है, और ये खाना खाने के बाद का है, और ये इसका एवरेज है, 70 से 140 इसका एवरेज है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन कैसे करेंगे, देखिए इंसुलिन का इंजेक्शन सबक्यूटेनियस एवं इंसुलिन सिरिंज द्वारा लगाया जाता है। इंसुलिन इंजेक्शन 40 यूनिट पर ml में आता है, ठीक है, 1 ml में कितना आता है, 40 यूनिट। इंजेक्शन ऊपरी भुजा के बाहरी भाग पर स्कैपुला के नीचे आगे उदर भित्ति एब्डोमिनल वॉल तथा एंटीरियो लैटरल साइड ऑफ मिड थाई पर लगाया जाता है, ठीक। ये इंसुलिन लगाने की साइट्स हैं, साइट्स मतलब जगह हैं, ठीक है। तो इंसुलिन सबसे पहले तो सबक्यूटेनियस लगता है, सबक्यूटेनियस 15 डिग्री एंगल पे लगता है, ये सभी को पता है। इंसुलिन सिरिंज द्वारा लगाया जाता है। इंसुलिन लगाने की जो सिरिंज होती है वो अलग आती है, हम ये नॉर्मल सिरिंज से इंसुलिन इंजेक्शन नहीं लगाते हैं। इंसुलिन इंजेक्शन जो है वो 40 यूनिट आता है 1 ml में, तो हमें जितने यूनिट डॉक्टर बोलता है उतने यूनिट उसको लगाना पड़ता है, उसी हिसाब से। इंजेक्शन ऊपरी भुजा के बाहरी भाग पर लगाया जाता है, उसके स्कैपुला पे या फिर उसके एब्डोमिनल वॉल पे लगाया जाता है, और एब्डोमिनल वॉल पे जो लगाया जाता है वो एंट्रियो लैटरल साइड ऑफ मिड थाई पर भी इसको लगा सकते हैं, मतलब थाइस पे लगाएंगे तो एंट्रीरियो लैटरल साइड पे उसको लगाएंगे। डॉक्टर के आदेश के अनुसार इंसुलिन की मात्रा लगाना है, ऐसा नहीं है आप कितना भी लगा दें, जिसको ज़्यादा इंसुलिन आ रहा है, ज़्यादा RBS आ रहा है उसको ज़्यादा लगाएंगे, तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही आपको इंसुलिन लगाना है। इंसुलिन लगाने की सही तकनीक का प्रयोग करें। इंजेक्शन लगाने के बाद मालिश नहीं करनी चाहिए इंसुलिन का, क्योंकि वो सबक्यूटेनियस लगाया जाता है, स्किन के ऊपर लगाया जाता है। अगर आप इंसुलिन लगाने के बाद उसकी मालिश कर देंगे तो वो जो मेडिसिन जो सबक्यूटेनियस टिश्यू में गई है वो सब बाहर निकल आएगी, ठीक, वो अंदर जाने की बजाय बाहर निकल के आ जाएगी, इसलिए आपको वहाँ पे मसाज, मालिश या कोई भी प्रेशर नहीं लगाना है। बाद में सिरिंज का सही तरीके से निस्तारण करना है, जो आपको पता है कि कौन से बिन में डालना है, कौन से बिन में नहीं डालना है। ये आपका इंसुलिन के बारे में था। अब देखिए इंग्रेडिएंट क्या क्या होते हैं इंसुलिन के लिए, ठीक है, टेक्निक्स क्या होती है आयुष में। तो देखिए आयुर्वेदा में डायबिटिक वाले पेशेंट के लिए जो है करेला, आंवला, रोहिणी, ठीक, नीम, हल्दी आदि का मिश्रण दिया जाता है, ठीक। वही होम्योपैथिक डायबिटिक की बात करें, हटो बेटा, होम्योपैथिक डायबिटिक की बात करेंगे तो लैक्टिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ठीक है, अर्जेंट मेलाकिम एक आता है पदार्थ, वो सब आप उसको होम्योपैथिक में दे सकते हैं। ये आप जो है आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक का कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।